डीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात, क्या बिहार में इस बार बदला होगा? क्या चुनाव में यादव वर्सेस यादव होगा? क्या पप्पू यादव अपनी बेइज्जती का बदला तेजस्वी यादव से लेने पर उतारू हो गए? और मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पप्पू यादव पहले खुलकर तेजस्वी यादव के बारे में बोलते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने इस पर थोड़ा अंकुश लगाया, लेकिन वो सिलसिला उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। आपको तस्वीरें याद होंगी जब पप्पू यादव को उस रथ से उतार दिया गया जिस पर राहुल और तेजस्वी चढ़े थे। ये तस्वीरें सामने आई थी। वो चढ़ना चाह रहे थे, सुरक्षा कर्मियों ने कहा नहीं, आप नहीं चढ़ सकते हैं। इसकी चर्चा हर ओर हुई थी और पप्पू यादव को बहुत से सवालों का सामना करना पड़ा था। अब पप्पू क्या इसी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं? कल पप्पू यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ एक बैठक की और उसके बाद पप्पू यादव अब कांग्रेस के सीएम की बात कर रहे हैं। जी हां, बिहार में कांग्रेस का सीएम बनेगा। कांग्रेस महागठबंधन में पार्टनर है, यानी तेजस्वी यादव के साथ वो चुनाव लड़ रही है, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस का अपना सीएम फेस होगा। अब सवाल ये पूछ रही हूं कि पप्पू यादव क्या खुलकर तेजस्वी के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या महागठबंधन इस बार टूट भी सकता है और उसका नेतृत्व पप्पू यादव करेंगे? आज महाभारत में इस पर बात होगी, क्योंकि बिहार में सीएम कौन होगा, इसे लेकर अटकलें लगातार तेज हैं। आप जानते हैं वहां पर एक वोटर ड्राइव चल रही है, वोटर लिस्ट अपडेशन की ड्राइव चल रही है, लेकिन इस सब के बीच पूछ रही हूं कि 2 दशक के बाद क्या बिहार में सीएम फेस बदलने वाला है? बीजेपी, अब यह कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार उनका सीएम होंगे, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह भी कहा जा रहा है कि अगर बिहार में बीजेपी की सीटें ज्यादा आ गई तो वो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तस्वीर को आप इस वक्त देख रहे हैं उसमें 5 चेहरे हैं। अब इनकी अपनी अपनी दावेदारी है और वो क्या इस बार बिहार में सत्ता पलट सकती है। चिराग पासवान के लिए कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान की सीटें इस बार अच्छी खासी आ गई तो बीजेपी उन्हें नीतीश कुमार का विकल्प बना सकती है। यानी क्या चिराग पासवान भी सीएम फेस के दावेदार हो सकते हैं? आज बात इसकी करूंगी। इसी के साथ साथ सिर्फ चिराग ही नहीं, उधर महागठबंधन में भी एक खलबली मची हुई है। तेजस्वी यादव खुद कई बार कह चुके हैं, कई प्लेटफॉर्म्स पे कह चुके हैं कि बिहार में राजद की तरफ से सीएम फेस वो खुद हैं, यानी कि तेजस्वी हैं। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी उनका खेल बिगाड़ सकती है? ओवैसी साहब ने कहा कि महागठबंधन का वो हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें तरजीह नहीं दी महागठबंधन ने। अब वो कह रहे हैं कि वो सीधे सीधे खेल बिगाड़ सकते हैं, यानी वो क्या किंग मेकर बन सकते हैं इस बार बिहार के चुनाव में? पिछली बार भी उनके कई विधायक जीत कर आए थे। अब सवाल ये उठता है, अगर ओवैसी खेल बिगाड़ दें और पप्पू यादव तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दें तो क्या बिहार में सीएम का चेहरा बदल सकता है? कौन होगा बिहार में सीएम? जरा वो तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि कई चेहरे हैं। ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये बिहार में समीकरण कैसे बदल रहे हैं, आज मैं उसकी बात करूंगी। बिहार चुनाव का ऐलान होने तक क्या समीकरण और बदल सकते हैं, आज इसकी भी बात करूंगी। एक रिपोर्ट आप पहले देख लीजिए और उसके बाद महाभारत। रथ से पप्पू को धक्का, तेजस्वी से राहुल लेंगे बदला। कांग्रेस जो दायित्व देगा उसको एक वर्कर की तरह उस पर काम करेंगे। यादव वर्सेस यादव, महागठबंधन में नई जंग। जिसका कोई पार्टी नहीं है, निर्दल का क्या बात मतलब? बिहार का नया सीएम कौन? बिहार में चुनावी बिगुल फूंक गया है और उसी के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से कल मुलाकात की है। दरअसल बिहार चुनाव को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई। इसी बैठक में पप्पू यादव को बुलाया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इसी के साथ दूसरी तस्वीर भी याद कर लीजिए जब पप्पू यादव को
तेजस्वी और राहुल के साथ रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया था। उस समय पप्पू यादव ने भले ही इसे लेकर सफाई दी थी, लेकिन अब लग रहा है इसे लेकर वो बदला लेंगे। मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर हैं, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करें। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है, हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है, तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी हैं, अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। क्या पप्पू यादव रथ से उतारे जाने को लेकर अब तेजस्वी से बदला लेंगे, क्योंकि राहुल को वो पहले ही क्लीन चिट दे चुके हैं और बिहार में कांग्रेस का सीएम होने की बात कह रहे हैं। पप्पू यादव ने सीएम चेहरे को लेकर कुछ नया नहीं किया। पप्पू यादव का ये बयान आया तो महागठबंधन में खलबली मच गई। आरजेडी ने पप्पू यादव को सीधे रडार पर ले लिया। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? सवाल जब ये है कि गठबंधन के हर घटक दल मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, नेतृत्व तेजस्वी जी का है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं, 2020 के चेहरे तेजस्वी जी हैं, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तेजस्वी जी हैं, सीएलपी बिहार कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी जी हैं, उसके बाद अखिलेश सिंह जी ने कहा, उसके कन्हैया जी ने कहा, तब हम विशेष आमंत्रित सदस्य जो किसी पार्टी में बनना चाह रहा है और बात पर नोटिस ले चले। कोई एक व्यक्ति कोई चुनौती दे रहा है तो बहुत सारे लोग चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव जी को, इसमें कहीं कोई शक नहीं। नॉट निगोशिएबल है उनका चेहरा, उनके ही चेहरा पे चुनाव राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन लड़ेगा। आरजेडी हमलावर है क्योंकि तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं कि बिहार में सीएम के उम्मीदवार वो खुद हैं। उधर एनडीए भी नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बता चुकी है। बिहार में कोई एनडीए के चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व कह चुका है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। इस सब के बीच ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। एआईएमआईएम ने खुलकर महागठबंधन में शामिल होने की मंशा जाहिर की, लेकिन महागठबंधन से ओवैसी साहब को भाव नहीं मिला, तो अब एमआईएम ने साफ कर दिया कि आने वाले चुनाव में वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर। और हमारे अध्यक्ष अख्तरुल साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे, ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़ेह तौर पर। ओवैसी की पार्टी आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो ऐसे में क्या एमआईएम मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी? क्या एआईएमआईएम सीएम चेहरा बनने के लिए अहम रोल निभा सकती है? तमाम सियासी उठापटक के बीच आज महाभारत में सवाल ये कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। इस बार क्या नीतीश कुमार को बीजेपी और चिराग पासवान से भी टक्कर मिल सकती है? और सवाल ये भी कि पप्पू यादव के बयान के बाद क्या चुनाव से पहले ही महागठबंधन में दरार पड़ गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे पास बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर नवल किशोर प्रवक्ता हैं आरजेडी के जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, शादाब चौहान एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले, बहुत सारे मुद्दे अजय जी चल रहे हैं इस वक्त, अजय आलोक जी, जो बिहार की राजनीति पर अच्छा खासा असर डाल रहे हैं। एक तरफ वोटर लिस्ट में नाम कट रहा है, कहीं जुड़ रहा है, कहीं उससे दिक्कत हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जो पप्पू यादव बैठक करने चले गए कांग्रेस के और उसके बाद सीएम फेस कांग्रेस का बता रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि पप्पू यादव क्या कर रहे हैं वो उस पर नवल जी बेहतर बताएंगे कि उसका असर पड़ेगा कि नहीं, लेकिन अजय जी, बिहार में क्या 2 दशक के बाद नीतीश कुमार के अलावा कोई सीएम हो सकता है? इसकी चर्चाएं पूरे बिहार में है। मैं आपसे पूछूंगी पहले। सुचेता जी, सीएम तो तय है, जिसको सीएम फेस बनना है उस पर रोक थोड़ी ना है, फेस बनते रहे। एक व्यक्ति तो पिछले 10-15 साल से पीएम फेस बन के देश में घूम रहा है ना। ये आंखों में लिए सपने तिरी आंखों से तिरी गलियों में घुमा करते हैं, और सब सपना साहब पीएम 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 कुर्सी पीएम, तो सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है।
बिहार में बहुत विचित्र बात है। मैं तो पहले भी कहता था विपक्षी वी प्लस पक्षी एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, लेकिन इन पक्षियों का आज एक अजब खेल हो रहा है बिहार में। एक लैला को कोई लेने को तैयार नहीं है, दूसरा मजनू ऐसा घूम रहे हैं कि उनको लैला नहीं मिल रही है। समस्या ये है। तो इस समस्या पे पप्पू यादव कांग्रेस क्या करेगी, राजद, ये वो हमारी समस्या नहीं है। वो कहीं ना कहीं समस्या आरजेडी की है, वो कहीं ना कहीं समस्या कांग्रेस पार्टी की है। नहीं, आपकी समस्या मैं बता रही हूँ। मैं आपसे पहले आपकी समस्या पर बात कर लेती हूँ अजय जी। ये कहा जा रहा है बिहार में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अगर बीजेपी की सीटें अच्छी खासी आ गई तो वो नीतीश कुमार को भी बेदखल कर सकते हैं सत्ता से। तो इस पर आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं उनके पास जाऊं। बीजेपी की तो अच्छी खासी सीटें 2020 में भी आई थी। जेडीयू से 43 लगभग 33 सीटें ज्यादा थी, तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की सीट 2023 में भी ज्यादा थी, तब भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी की सीटें 2000 में भी ज्यादा थी, तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। तो बीजेपी के पास तो ये समस्या ही नहीं है। समस्या बिहार की सबसे बड़ी है, लैला मजनू दोनों अकेले अकेले घूम रहे हैं। ना लैला मजनू को लेने को तैयार है, न मजनू उस लैला को लेने को तैयार है। अब नई लैला मजनू खोज के लाएं ये लोग अपने लिए। अब नवल किशोर जी, आपने तंज सुन लिया लैला मजनू वाला। अब पप्पू यादव की कल बैठक हुई और पप्पू यादव नाम ले रहे हैं उन लोगों का जो कांग्रेस से सीएम पद के दावेदार हैं। उन्होंने कहा बहुत सारे सीएम फेस हैं हमारे पास। तो मुझे तो लगा महागठबंधन में एक ही सीएम फेस है, तेजस्वी यादव। नहीं सुजाता जी, बीजेपी के पास तो पिछले 3 दशक के इतना राजनीति करने के बाद भी कोई चेहरा नहीं है, और जो भी चेहरे हैं वो आरजेडी से गए हुए हैं। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास उनकी तो अपनी समस्या है, और उनके पास चेहरे हो भी नहीं सकते हैं। वो हमेशा मोहरे से काम चलाते हैं, और नीतीश कुमार जो मोहरा अभी तक बने हुए थे वो भी अपने अंत के तरफ है। आप देख रहे हैं कि किस अचेत अवस्था में है, और जो उनके आसपास में बैठे लोग हैं वो किस तरह से अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी का जो गठबंधन है, महागठबंधन है, आपको मालूम है कि अभी 12 तारीख को मीटिंग हुई है, समन्वय समिति की मीटिंग हुई है, और हर मुद्दे पे डिस्कस हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और बिहार का एक एक जनता को मालूम है कि सीएम का चेहरा एक ही है, और वो है तेजस्वी यादव। उसके कारण है 17 महीने जो उन्होंने काम किया, 5 लाख नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन की, 4.5 लाख शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया, IT पॉलिसी, टूर पॉलिसी, हर तरह के काम जो हुए 17 महीने में, वो पिछले 17 साल में नहीं हुए। अभी तो हम सवाल पूछ सकते हैं इनसे कि जो 17 महीने के बाद जो 17 महीने हो गए, जो 24 में गए नीतीश कुमार जी, आज लगभग 17 महीना हो गया। इसी को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा बिहार की जनता को कि कौन है। इसलिए कोई एकदम स्पष्टता है। मैंने शुरुआत में ही कहा, नवल जी सुनिए ना, मैंने शुरुआत में कहा बिहार में इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं, और जिन पर चर्चा हो रही है वो अपराध है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, वो वोटर लिस्ट भी है। लेकिन आज मैं उस तीसरे मुद्दे की बात कर रही हूं। ये जो बदला आप देख रहे हैं, पप्पू यादव का बदला कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा तेजस्वी यादव पर? ये यादव वर्सेस यादव वाली लड़ाई भारी तो नहीं पड़ेगी? नहीं, यादव वर्सेस यादव रिपब्लिक के लिए महत्वपूर्ण होगा, पब्लिक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पब्लिक के लिए एक ही चीज महत्वपूर्ण है, तेजस्वी यादव यंग है, काम करने में आगे है, और काम की जो घोषणा करते हैं उसका नकल करके जो 20 साल से सरकार चल रही है, वो चाहे पेंशन योजना हो, चाहे कोई भी उसका अनुकरण कर रही है, उसके युवा आयोग हो, ये सारी बातें हम आम जनता में जन से कर रहे हैं, और उसके आधार पे हमें सफलता और वो सब चीज मिल रही है। यही एनडीए के समस्या का कारण है कि वो तमाम तरह के जो न्यूज है या जो व्यूज है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आपने उन्हें रथ पर चढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं बताता हूं, मैं सीएम फेस का ऐलान करूंगा कांग्रेस से। आपने रथ पर नहीं चढ़ने दिया, आपने उतार दिया था उन्हें। अब वो बदला ले रहे हैं सर। अरे वो चढ़े ही नहीं तो उतारा कौन? आप भी गजब का बात करते हैं, जो चढ़ा ही नहीं उसको उतारा कौन? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिहार में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार मैं अजय जी बोलना चाह रहे हैं, बिहार में क्या यादव वर्सेस यादव नहीं हो रहा है इस बार महागठबंधन में? आप कह रहे हैं रिपब्लिक को इंटरेस्ट है। नहीं सर, मुझे नहीं है, मैं तो वही दिखा रही हूँ जो हो रहा है, मैं वही दिखा रही हूँ। अजय जी बोलना चाह रहे हैं, एक बार बोलिए अजय जी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नहीं। बिहार में सुचरिता जी, नवल भाई को बस याद दिलाना चाहता हूँ कि राजनीति में अहंकार अच्छा नहीं है। इसी अहंकार के चक्कर में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार हमारे पास 2023 में आए थे, 2024 में नहीं।
और इसी अहंकार के चलते जब तेजस्वी ने पूर्णिया की सभा में कहा 2024 जनवरी में आए थे कि फालतू, एक मिनट भाई, जब कहा था पूर्णिया की सभा में जब कहा था तेजस्वी यादव ने कि इससे अच्छा है किसी को भी जिता दीजिए लेकिन वोट कटवा को वोट मत दीजिए और निर्दलीय को एक भी वोट मत दीजिएगा, पप्पू यादव के लिए कहा था। नतीजा ये हुआ कि जब से आरजेडी बनी तब से आज तक का न्यूनतम वोट आपको मिला पूर्णिया लोकसभा में 27,000 पे आपका कैंडिडेट रुक गया था, जबकि अति पिछड़ा कैंडिडेट था, मुसलमान थे, यादव थे, सब वोट कहाँ पप्पू यादव लेके चले गए। जेडीयू हारी थी वहां पे मात्र 40,000 वोट से, लेकिन पप्पू यादव एक निर्दलीय होके सारे यादव का वोट ले गए, सारे मुसलमान का वोट ले गए। इसीलिए अहंकार ठीक नहीं है। आपका मैनेजमेंट है कि जैसे करना हो कीजिए, हमको तो लड़ना है आप ही लोग से। तो ये देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ अहंकार ठीक नहीं है। ये जो अहंकार में सूत्र देखिए, मैं एक चीज, अब मैं आज सीएम फेस की चर्चा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमने पिछले दिनों वोटर लिस्ट की चर्चा की, उस पर भी मैं आ रही हूँ, क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि बहुत से वोटर उस लिस्ट में से हट जाएंगे। तो ऐसे में इसका नुकसान किसे होगा, मैं उस पर भी बात करूंगी। अजय जी भी जुड़े हुए हैं, शादाब जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले हर्षवर्धन जी, ये अब मैंने शुरुआत में ये पूछा कि नीतीश कुमार को क्या बीजेपी एक तरह सत्ता से बेदखल कर सकती है अगर उनके पास अपनी सीटें उतनी आ जाएं जो सरकार के लिए जरूरी हैं। अब इसमें मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगी, क्या नीतीश कुमार का विकल्प चिराग पासवान बिहार में बन सकते हैं? देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार वहां खड़े हैं जहां से अब उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता तो नहीं दिखता है। अच्छा, भले ही भारतीय जनता पार्टी कहे, नीतीश कुमार कहें, लेकिन वो रास्ता दिखता नहीं। और एक तरह से कहें तो दूसरे गठजोड़ में, दोनों गठजोड़ों में अपना अपना मुख्यमंत्री तय था, नीतीश कुमार और तेजस्वी। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ही गठजोड़ में इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि वही नेता रहेंगे, और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि नीतीश कुमार को कब ये समझ में आएगा कि अब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। इसमें मैं बड़ी स्पष्टता से कहूं, उनका समय गया, जो कुछ उनको करना था कर चुके, और बहुत कुछ किया उन्होंने, बिहार को बहुत बेहतर किया। लेकिन अब जहां वो खड़े हैं वो एक तरह से कहें कि अब बेहतर नहीं कर रहे हैं, वो बेहतरी से उल्टा ही जा रहे हैं। जहां तक रही बात कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुझे आज की तारीख में नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन ये मुझे अवश्य दिखता है कि चिराग पासवान एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जिनके पास समर्थकों का वर्ग भले छोटा है लेकिन उनके विरोधी कम हैं। तेजस्वी जी के साथ क्या है कि वो अकेले नेता के तौर पर देखें तो आज बिहार में सबसे बड़े नेता हैं, उनके पीछे जो एक मतदाता समूह है। लेकिन ये भी सच है कि उससे भी बड़ा एक मतदाता समूह है जो उनके एकदम उलट है। और पिछले कुछ समय से जो चाहे अलग अलग जिस भी तरह से आप उसको देखें, अब शहाबुद्दीन उनकी पार्टी के नेता रहे हैं तो शहाबुद्दीन अमर रहे का नारा लगे तो लगेगा ही, लेकिन ये लोगों को परेशान करता है। जब तेजस्वी यादव सूत्र को कह देते हैं तो फिर वो भी लोगों को परेशान करता है। जब वो कहते हैं कि हम कहेंगे अपने लोगों से कि अब अखबार घुसने न दें गांव में, तो ये भी लोगों को परेशान करता है। और पिछले कुछ समय में जो कुछ हुआ, मैं कई टीवी डिबेट में देख रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आक्रामक हो जाते हैं। लालू जी ने कई बार कहा कि हमने कभी नहीं कहा भूरा बाल साफ करो, ये लोगों ने जबरदस्ती कह दिया। अब उस वक्त के लोग, जो लोग थे 90 के दशक में जो सुनते थे, वो नारा बताते हैं, कई बार कई जगह छपा। लेकिन अभी राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक है मेरे ख्याल से रंजीत यादव, उनके सामने ये नारा लगा, बाद में उन्होंने भी सफाई दे दी। ये सब जब दिखता है तो जनता को परेशान करता है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव पूरी तरह से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है। तेजस्वी यादव का संकट यही है कि उनके चाहने वाले जितने हैं, उतनी ही मतलब कहें कि शिद्दत से उनका विरोध करने वाले लोग भी हैं। और दुर्भाग्य से तेजस्वी यादव उस विरोध करने वाले वर्ग को अपने साथ लाने में नाकाम रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, दोनों गठजोड़ का संकट यही है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा कम है। यहां ये आप जरूर कह सकते हैं 20 वाले हालात नहीं है। नीतीश कुमार शायद अब उस तरह से भाजपा और नीतीश कुमार में नहीं है, तो उस लिहाज से कहें बेहतर है। पप्पू यादव अपमानित किए गए तो राहुल गांधी क्यों उनको बुला रहे हैं भाई? ठीक है, नवल जी कहेंगे कि पप्पू यादव की हैसियत क्या है, लेकिन हैसियत तो दिखा दिया ना, बीमा भारती की क्या स्थिति हुई तेजस्वी यादव कैंप करने के बाद। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं
कि पैन बिहार कोई यादवों को बहुत ज्यादा फर्क डाल पाएंगे। पप्पू यादव की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके साथ लोगों की सहानुभूति है, लेकिन वो कोई तेजस्वी यादव का या यादव वोट बैंक कोई डेंट मारेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, मैं यादव वोट बैंक की बात अगर ना भी करूं हर्षवर्धन जी, एक चीज बड़ी क्लियर है, एक बार अजय जी को ले लीजिए, अजय वर्मा जी को भी स्क्रीन पर। एक बात बड़ी क्लियर है कि तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी रथ पर थे, पप्पू यादव को नहीं चढ़ने दिया गया। हमें पता है कि क्यों नहीं हुआ ऐसा, लेकिन इसी के साथ साथ अजय वर्मा जी, पप्पू यादव को कांग्रेस ने छूट भी तो दे रखी है, वो आकर बात बयान भी तो दे रहे हैं। आपको लगता है कि बिना वहां हाईकमान की मंजूरी के वो कांग्रेस के सीएम फेस के नाम ले सकते हैं? वो बता रहे हैं कांग्रेस में अपने सीएम चेहरे हैं, इनमें से कोई भी सीएम बन सकता है। सुचेता जी, ताजा न्यूज दिखाया करो, बासी न्यूज मत दिखाया करो। अच्छा। आपकी आदत है बासी न्यूज दिखाती रहती। अच्छा। तो आपका चैनल नहीं करता, ताजा दिखाता है, अब अपडेट दिखाता है। रिपब्लिक का मतलब है फास्ट। पप्पू यादव, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? और तेजस्वी जी आपके नेता पर सवाल उठा दे तो आप यहाँ बैठकर कटाक्ष करेंगे? आपके नेता पर सवाल ना उठाएं। बैठक की कि नहीं की कांग्रेस ने? बुराई नहीं सुनती है। नहीं, पप्पू यादव ने बैठक की कि नहीं की? राहुल गांधी के साथ बैठक की कि नहीं की? बिहार में नहीं, पप्पू यादव को बुलाया गया बैठक के लिए, नहीं बुलाया गया क्या? आंदोलन था, अभी जब सड़कों पर थे, जब धरना था। मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश करने की जरूरत है। वो बयान देकर गए हैं, तारिक अनवर का नाम भी लिया है, कई और नाम लिए हैं कि ये सीएम फेस है बिहार में कांग्रेस के। फोटो आपने देख, वो आपने नहीं सुना क्या? आपने वो फोटो देखे ही नहीं है। हाँ। अभी जब आंदोलन चल रहा था तो मंच तीनों गाड़ी के ऊपर थे, वो वाला गाड़ी का फोटो दिखाइए ना, जो बिहार बंद का आंदोलन था, उस फोटो को दिखाइए। उस फोटो को दिखाकर क्या करूं मैं? वो बासी नहीं है, वो अभी नहीं है, ताजा आज की खबर है, वो बासी तस्वीर नहीं है। राहुल जी हो, खड़गे जी हो, अब सुन लीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। अभी आप पीछे गाड़ी का जिक्र कर रही थी ना 2000 पहले की का, तो समझ देखिए पॉलिटिक्स। मैं कल की बात कर रही हूँ अजय जी, अपनी मेमोरी रिफ्रेश करिए। मुझे नहीं पता आपको क्या हुआ है, लेकिन आप शायद ये जानते नहीं है। पप्पू यादव मिलकर गए, उन्होंने बात कही, उन्होंने सीएम फेस के बारे में चर्चा की। आप कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कांग्रेस में बहुत कंफ्यूजन है सर। तो गाड़ी पे कह रही थी, गाड़ी पे का कहूंगी बात आप पुरानी क्यों कर रही हैं? कल की बात मैं बताने जा रहा हूँ, आप सुनी नहीं रही हैं। उससे उतार दिया बोल सर। रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, कल जब पप्पू यादव, सुनते ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है फिर बैठने का, आप ही सुना लीजिए, बोलने का फायदा नहीं है, हम दर्शक में ही ठीक है। आप सुनती ही नहीं है, सुन लीजिए पहले। पप्पू यादव कल खड़गे जी से मिलने गए, राहुल जी से मिलने गए, हाँ। सब लोगों से मिलने गए। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, राहुल जी नेता हैं, किसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पप्पू जी भी आ सकते हैं, मैं और भी आ सकते हैं, सारे लोग मिलने आते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र ये तो बात सही है, हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं है। ये तो बात सही है सर, बहुत लोकतंत्र है। केवल वही मिल सकते हैं जिन्हें वो चाहते हैं। नहीं, ये आपने बिल्कुल पते की बात कही, लोकतंत्र है। रहा सवाल विचार का, ये सबसे बड़ी बात कही आप। कोई चीज दिमाग में है कि भाई व्हाट इज दिस, के दिमाग में अगर कोई चीज है तो अपने विचार वो रख रहे हैं, उन्हें रखने दीजिए। तो पॉलिसी हाईकमान, गठबंधन, हम निर्णय करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, बिहार की जनता। लेकिन वहां पर जो उल्टा हो रहा है ना, आप भी ईसी के साथ मिलके, मैंने फिर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग कह रहा है रोहिंग्या, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के वोट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे हैं? सरकार भाई पप्पू यादव ने बयान दे दिया, पप्पू यादव ने बयान दे दिया, आप नकार दीजिए ना, आप उन्हें हटा दीजिए पार्टी से। वो कैसे तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दे सकते हैं? वो कैसे कांग्रेस का सीएम फेस का ऐलान कर सकते हैं? आप उन पर एक्शन लीजिए ना, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? लोकसभा का चुनाव, वो आपका गठबंधन है कि नहीं है? आपका गठबंधन है कि नहीं है आरजेडी के साथ? वो सीएम फेस कौन है? सीएम फेस महागठबंधन। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ, महागठबंधन का सीएम फेस कौन है? वो गलत वोट, महागठबंधन का सीएम फेस कौन है? 2000 कौन है सीएम फेस? रद्द होना चाहिए, बताइए ना। होना चाहिए चुनाव 2024। महागठबंधन का सीएम फेस है कोई? होना चाहिए नहीं, 2024 का चुनाव रद्द होना चाहिए। ये तो आपने देखिए खुद ही कैसी डटक गया है, आपका कैसी डटक गया है, आपको नहीं पता है। मैं एक बार नवल जी से पूछ डटक गया, एक मिनट रुकिए। अजय आलोक जी, मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, महागठबंधन का सीएम फेस कौन है? इज इट दैट डिफिकल्ट? अजय जी, अजय आलोक जी, हर्षवर्धन जी का भी ऑडियो दीजिए। अरे गजनी इफेक्ट आ रहा है, आपको इतने देर में समझ में नहीं आया सुचरिता जी? पूरी कांग्रेस पार्टी पे गजनी इफेक्ट आ गया है। अब प्रवक्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि पप्पू को बुलाया क्यों गया।
जब महागठबंधन का मंच शेयर नहीं करने दिया गया, जो कि तेजस्वी साफ कहते हैं कि कांग्रेस का मंच शेयर करवाओ, महागठबंधन के मंच पे चढ़ने नहीं देंगे, तो फिर पप्पू क्यों कन्हैया कुमार को नहीं चढ़ने दिया? 15 लाख खाते में आएंगे। हो गया है। ये इनको याद ही रहता है कि नेता ने क्या बोला, कब बोला। अपने बारे में बोलेंगे नहीं, वो आपके सवाल पे बोलेंगे कि रिपब्लिक बासी न्यूज चलाता है, रिपब्लिक खट्टा न्यूज चलाता है। वो जमाना गया जब एडिटोरियल आप लोग तय करते थे, अब नहीं कर सकते हैं, जमाना बदल गया। वापस निकलिए अजय जी, है ना। ये 2005 और 10 का जमाना नहीं है, 2025 में चल रहा है। देखिए, ये खबर से भागना होता है। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता है, एडिटर की स्वतंत्रता है कि अपना एडिटोरियल तय करे। खबर से भाग ही रहे, उसमें क्या आपके दर्शक नहीं समझ रहे? यस, एग्जैक्टली, मैं कह रही हूँ खबर से भाग रहे हैं। अब नवल जी यहाँ बैठकर ये जरूर, नवल जी ने तो लालू भगा देंगे, नवल जी ने कहा कि लालू भगा देंगे 5 मिनट। यादव वर्सेस यादव आप कर रहे हैं, मैं उसका स्वागत करती हूँ। वो मुझ पर अगर ये सवाल उठाने के लिए सवाल उठाए तो वो ठीक है, लेकिन खबर को बासी कह देना। मैं आपसे एक पूछूंगी नवल जी, मुझे ये बताइए, आपके महागठबंधन का सीएम फेस कोई है? जो बात मैंने अजय जी से पूछी वही आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूं कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन है, हाँ। 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, सदन में सदन का नेता वही है, महागठबंधन का, कई बार मीटिंग हो चुकी है। आपको अगर ये जानना है तो वही स्पष्ट है। और उससे भी बड़ी बात है कि बिहार की जनता का पहला पसंद जो है वो तेजस्वी यादव है, और जो काम करके उन्होंने दिखाया है उसके आधार पे है। हाँ। और वो खुद कई बार ये बात बोला कि तो ये कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? आपको पप्पू यादव को कांग्रेस मानते हैं क्या? नहीं, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अजय वर्मा जी को आप कांग्रेस पार्टी मान रहे हैं, या वो भी नहीं है, या सिर्फ राहुल गांधी आपके लिए कांग्रेस पार्टी? समन्वय देखिए, जो हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में है वो स्पष्ट है, और आपको सही समय पे उसका स्पष्ट, अगर आप चाहते हैं कि निर्देश हम दे दें तो वो भी मिल जाएगा आपको। नहीं, देखिए, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि तेजस्वी जी खुद कई मंचों पर ये कह चुके हैं कि सीएम आरजेडी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से मैं हूं, वो खुद कह चुके हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से उनका नाम क्यों नहीं निकल रहा उनके मुंह से? मेरा सवाल ये है। नहीं, वो बिना सहमति के जब सारे दल एक साथ है, और जब ये किसने विरोध किया बताइए आप? मैं उल्टा सवाल पूछता हूँ, कांग्रेस ने कहा कि नहीं रहेंगे? नहीं, मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ। आपने पूछा, आपने उल्टा सवाल पूछा। सुनिए, वैसे तो मैं यहाँ संचालन के लिए हूँ, सवाल का जवाब देने के लिए नहीं हूँ, लेकिन डिबेट उसी बात पर हो रही थी। उस डिबेट इसी बात से शुरू हुई कि पप्पू यादव ने आके कांग्रेस सीएम के नाम लिए। मैंने अजय वर्मा जी से यहाँ पहला ये, दूसरा मैंने अजय वर्मा जी से पूछा कौन है महागठबंधन का सीएम फेस, वो नहीं बोल रहे, वो नाम ही नहीं ले रहे, वो नाम ही नहीं ले रहे। हर्षवर्धन जी, आप एक सवाल टिके हुए हैं और उस सवाल का कोई मतलब नहीं है, उसका जवाब पूरा बिहार की जनता को मालूम है और ये घूम भी रहा है। आपको क्यों नहीं मालूम है? इसका कोई मतलब नहीं है मुझे। नहीं, आप कौन नहीं, आप जाके पूछ लीजिए, बिहार के गांव गली में पूछते। तो बगल में बैठे अजय वर्मा जी से बोलिए ना, नाम ले। नहीं, मैं कई बार उनको सुनता हूँ, कई बार लगता है कि वो अपनी बात रखने के लिए एक अपना अध्याय बनाते हैं और रखते हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनकी जो अपनी जो समझदारी है वो हमेशा लालू यादव के खिलाफ रही है। इनको मालूम नहीं है। हर्षवर्धन जी बोले, हर्षवर्धन जी नहीं, जब कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, बोलिए, कंप्लीट करिए। लेकिन बताएंगे नहीं। जिस समय में लालू जी बिहार में एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय 300 से अधिक पत्रकार जो थे वो एक ही समाज के थे, और रोज कहानी बनाते थे कि ये यादव कैसे रूल कर लेगा, ये इनका शासन चलेगा कैसे। रोज ये कहानी बनती थी, और जिसने वो खबर बनाई उसका एक चीज उन्होंने बताया। अच्छा, एक बात मुझे बता दीजिए नवल जी, आप इस बात को लेकर तो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि लालू यादव सीएम नहीं बनेंगे या तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे, इसे लेकर कहानियां बन रही हैं। शुरुआत में सबसे पहला सवाल मैंने अजय आलोक जी से यही पूछा कि अगर आपकी सीटें आ जाएंगी तो नीतीश कुमार का पत्ता कट जाएगा, तो उस पर आपने आंखें बंद कर ली। भाई, मेरा तो काम है आपसे भी पूछना और अजय आलोक जी से भी पूछना। इस बार सीएम को लेकर गेम है, ये फैक्ट है। हर्षवर्धन जी बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हर्षवर्धन जी। हाँ, देखिए सुचरिता जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अभी अगड़ा पिछड़ा बंद करना चाहिए। बिल्कुल। 35 साल से तो पूरा पिछड़ा मुख्यमंत्री ही है ना, अगला पिछड़ा मुख्यमंत्री बंद करें ना। 35 साल से बिहार में पिछड़े समाज का ही मुख्यमंत्री, 35 साल से।
20 और 15 जोड़ दीजिए तो सीधे सीधे 35 साल हो गया। फिर भी अगड़ा पिछड़ा करते रहते हैं। और नवल जी कह रहे हैं कि मेरी अपनी समझदारी, जाहिर है हम अपनी ही समझदारी लेके डिबेट में आते हैं। भैया उधार की समझदारी से दूसरे लोग आते होंगे। मैं मूल बात कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर, इसको फिर से सुनिए, राहुल गांधी ने, चूंकि लालू जी और तेजस्वी वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कांग्रेस पार्टी को, तो क्या जानबूझकर उन्होंने कन्हैया, पप्पू, इन सबको उस तरह से किया जिससे वो चिढ़े? अब ये कौन बिहार में नहीं जानता है? बिहार में ये तो ओपन सीक्रेट है ना कि पप्पू यादव को देखते ही लालू जी एकदम नाराज जाते हैं, कन्हैया कुमार को देखते ही लालू जी नाराज जाते हैं। अब ये दोनों नेता राहुल जी के प्रिय हैं, इन दोनों को उतारा गया, बेचारे गिर गए थे पप्पू जी। उसके बाद क्या क्या बोला कि मैं जब विधायक बन गया था तेजस्वी तब जन्म नहीं लिए थे, ग्राम प्रधान का नहीं जी सक, पता नहीं क्या क्या बोले। ये सब राहुल गांधी की सरपरस्ती में हो रहा है ना। सवाल ये है क्या अभी कोई भी इस तरह से बात करे? आ गई। और इसमें मुझे संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं उधर के, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, मुझे इसमें संदेह। लेकिन क्या राहुल गांधी को ये करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि राहुल गांधी क्या कांग्रेस पार्टी को न बनाए? क्या कांग्रेस को लालू जी के परिवार के एकदम गिरवी रख दे कि जैसे वो चाहे वैसे चले? लड़ाई ये है, इसकी बात समझिए आप। अच्छा, एक बार शादाब जी के पास जा रही हूँ, शादाब जी के पास जा रही हूँ। शादाब जी, नवल जी मैं आ रही हूँ। देखिए आज मेरा मकसद ये है कि कौन कौन दावेदारी ठोक रहा है और सीएम फेस में क्या 2 दशक बाद कोई बदलाव आने वाला है, मैं उसकी बात कर रही हूं, जिसमें ओवैसी साहब अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब शादाब जी, ओवैसी साहब पहले महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, जब वहां पर जगह नहीं मिली है तो अब वो वोटर और वोट काटने की बात कर रहे हैं। तो नुकसान वो किसे पहुंचाएंगे, जरा यहां पर बताइए नवल जी को, अजय आलोक जी को। देखिए, एमआईएम 2014 से लगातार बिहार की जनता की आवाज उठा रही है, सीमांचल में काम कर रही है और 2019 में हमने 5 विधायक जिता करके अपने आप को प्रूव किया है। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, पशुपति जी से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। और हमने लालू जी और तेजस्वी जी को चिट्ठी लिखी, इन्होंने तो हमारे विधायक तोड़े थे, जो कहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ था। जब इनके विधायक बीजेपी ले जाती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। इन्होंने हमारे 4 विधायकों को लेट मी कंप्लीट, इन्होंने हमारे 4 विधायकों को खरीदा, लेकिन बिहार की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए और सेकुलर वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए अपनी तमाम चीजों को छोड़कर बड़ा दिल दिखाते हुए अख्तरुल इमान साहब ने ओवैसी साहब के आदेश पर चिट्ठी लिखी, लेकिन लालू जी और तेजस्वी जी ने जवाब नहीं दिया। आरजेडी में कुछ बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं जो सेकुलर वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं और एमआईएम उन बंटवारों को रोकने के लिए, सेकुलर वोटों को बंटने से रोकने के लिए गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उनको गरीबों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का जो नेतृत्व स्वीकार नहीं है। सीमांचल के गरीबों का नेतृत्व ये आरजेडी या कांग्रेस को लगता है स्वीकार नहीं है। वहां आरएसएस की एक लॉबी हावी हो चुकी है जो तेजस्वी जी और लालू जी को भी, ये बढ़िया है भाई, दोनों निशाने पर हैं। तेजस्वी यादव आरजेडी भी निशाने पर है, बीजेपी संघ भी निशाने पर है। शादाब जी, आपने तो सबको निशाने पर ले लिया है, लेकिन पहले नवल जी को पूछ लेते। नवल जी, आप खामखा में आरोप लगाते बीजेपी हमारे नेता ले लिए, यहाँ शादाब जी कह रहे हैं आपने हमारे नेता ले लिए हैं, हमारे यहाँ से आपने लोगों को लिया है, तो किस मुंह से आरोप लगाते हो? अब ये नुकसान पहुंचाएंगे आपको इस चुनाव में। देखिए सुचारिता जी, आपको भी मालूम है कि कोई भी जाना चाहेगा विधायक, और जो खरीदने वाला तो बीजेपी से बड़ा खरीदार तो है भी नहीं कोई, ये वतन जी भी मानेंगे। हमारे खरीदार हो गए ना सर, वो तो आप पर लगा रहे हैं। हमारे पास तो दल चलाने के लिए बहुत मुश्किल से पैसा है, खरीदने के लिए पैसा तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी खरीदती। हमारे पास तो वही लोग आते हैं जो वैचारिक तौर पे मजबूत लोग होते हैं, वही हमारे पास आते हैं और वही हमारी ताकत है। आज जो 2024 के लोकसभा में भी। अच्छा, ये बताइए ना, नुकसान पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे वैसी साहब आपको? किसके वोटर काटेंगे? नहीं, देखिए वोटर कौन काटने और मारने की बात तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग करते हैं, हम तो जोड़ने की बात करते हैं। हमारे साथ जो भी आएगा वो पप्पू यादव को तो आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, बाकी लोगों को जोड़ रहे हैं। आप देखिए, पप्पू यादव का आप एक बार इतिहास पढ़ लीजिए। तो चाचा जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आरजेडी ने उनको एमपी भी बनाया है और जिस दिन आते हैं उसके दूसरे दिन से गाली देना, उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं।
दल में रहने के लिए दिल होना चाहिए। दिमाग से घूमते रहेंगे कहाँ फायदा होगा। तो वैसे आदमी का तो जगह अकेला ही है, वो समाज में अकेला ही रहेगा। देखिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रही हूँ आपके सामने। आपने कहा वो दिमाग से पैदल हैं, वो बयान देते रहते हैं। इस वक्त सुनिए, अगर मौजूदा समय में अजय आलोक जी बैठे हैं यहाँ, मौजूदा समय में बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ उलझुल बयान देने लगे और सीएम फेस की दावेदारी के लिए और अलग अलग चेहरे बोलने लगे, तो क्या पार्टी उन पर विप नहीं क्रैक करेगी? बोलेगी नहीं कि आप अपना मुंह बंद रखिए, या बोलेगी? अजय जी आप बताइए, उससे आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? अजय आलोक जी। अच्छा, दो अजय में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। मैं ये कह रहा हूँ कि नवल जी कह रहे थे कि हमारे पास पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं है। नवल जी कह रहे थे कि पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, बेचारे कमी हो गई होगी। 700 करोड़ ईडी ने जब्त कर लिए है ना, पार्टी चलाने के लिए पैसा नहीं है। अरे आरजेडी में तो हर टिकट नवल जी बिना पैसे के मिला है किसी को, ये भी बिहार के सारे लोग जानते हैं। तो कम से कम, और लालू यादव से बड़ा अमीर और बड़ा सामान बिहार में कोई नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन लालू परिवार के पास है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, जो कि डिक्लेरेशन पे है। कहाँ से लाया ये नहीं पता है, खैर उसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सवाल आपके गठबंधन पे उठ रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि एआईएमआईएम कह रही है कि आरएसएस की लॉबी आरजेडी में हावी हो गई है, आरजेडी कह रही है कि एआईएमआईएम बीजेपी की टीम है। भाई आपस में डिसाइड कर लो ना, हमें क्यों लाते हो बीच में? हम तो ना 3 में है ना 13 में है। आपका सर फुटा हुआ है, हमको क्यों खींच रहे? हमसे लड़ने की हैसियत नहीं, हमारे सामने खड़े होने की हैसियत नहीं, और जबरदस्ती हम ही से लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने ये किया, वो किया। 17 महीना एक मंत्री कुछ कर सकता है बिना मुख्यमंत्री के? बिहार की जनता को बेवकूफ समझने क्या? राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागरूक जनता है। एक भी काम कर सकता है मंत्री बिना मुख्यमंत्री के सहमति के। अब कौन से 17 महीने में तीर मार लिए? 30,000 करोड़ का तो घोटाला किया, जिसकी इंक्वायरी चल रही है। ये भी बता दीजिए ना, बिहार सरकार की विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है 30,000 करोड़ पे, जो तेजस्वी के रहते हुए निर्णय लिए गए। अच्छा, मैं क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ जिसको लेकर आज सुर्खियां रही हैं, और बिहार को लेकर है। जैसा मैंने कहा कि अपराध पर कितनी डिबेट्स हमने कर ली हैं, और अब इसके साथ साथ वोटर लिस्ट को लेकर अब जो 35 लाख वोटर वाला आंकड़ा आया है, जरा वो ग्राफिक चलाइए। बिहार में कम होंगे 35 लाख मतदाता, और अलग अलग कारणों से इनके नाम हट जाएंगे। अब 2 जगह होने से, 2 जगह के वोटर आईडी कार्ड हैं, इस वजह से भी नाम कटेगा। तकरीबन 1.5% मतदाता जिनकी मौत हो गई है, उनके पास भी वोटर आई कार्ड अभी भी था, उनके भी नाम कटेंगे। 12.5 लाख के करीब उनकी संख्या है। मौत के बावजूद मतदाता सूची में नाम उनका रहा। 2.2% मतदाता स्थायी रूप से बाहर हैं, यानी कि तकरीबन 17.5 लाख मतदाता वो हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 35 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम कटेंगे। अब ये 35 लाख किसके वोटर हैं? इंटरेस्टिंग ये होगा, क्योंकि जब ये नाम कटेंगे तो किसके वोटर होंगे, क्योंकि जो आंकड़े हैं, दूसरा भी ग्राफिक चला दीजिए, क्योंकि वोटर लिस्ट में करीब 8 करोड़ मतदाता हैं, और ये वोटर अपडेशन जो काम है वो जारी है। अगर 1% मतदाताओं के नाम कटते हैं तो ये करीब 7,90,000 होगा, लेकिन मैंने आपको 35 लाख का आंकड़ा दिया है। अब आप सोचिए कि कई ऐसी सीटें बिहार में हैं जिनमें 3,000 और 5,000 के अंतर से इन सीटों को जीता गया। तो अगर ये वोटर कम होता है तो क्या जीत का अंतर भी पिछली बार के मुकाबले इस बार, आप सोचिए 2020 में 60 सीटें ऐसी थी जिनमें 5,000 के अंतर से सीट जीती गई थी। 40 सीटें ऐसी थी जिनमें हार का अंतर 3500 था, और करीब 12 सीटों पर 1000 से भी कम वोटों से सीटें जीती गई। हर्षवर्धन जी, आपसे पूछूंगी, ये 35 लाख वोटर जो कम होने के आंकड़ा आ रहा है, आपको लगता है इससे ही सारी हलचल मची हुई है, और इससे इस बार बिहार का जो वोट है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा? क्योंकि पहले की तरह आप उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते, ये हमारा वोटर था, इतने वोट हमें पिछली बार मिले हैं, इतने ही इस बार मिलेंगे। नहीं सुचेता, मुझे लगता है कि ये तो जब लोगों का निधन हो गया है, लोगों की डुप्लीकेसी है, तो इन मतों को तो वैसे भी हटना चाहिए था। सवाल तो यही कि क्या जो लोग हैं ही नहीं इस दुनिया में, उनका वोट भी बना हुआ है? जो लोग 2-2 जगह 3-3 जगह हैं, उनका वोट बना हुआ है? जिन लोगों ने अपना स्थायी पता बिहार से बाहर कर लिया, उनका वोट बना हुआ है? मुझे लगता है कि अगर इन वोटरों के साथ कोई वोट पड़ रहा था तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है।
फ्रॉड है बिल्कुल। इसीलिए तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है कि जो मतदाता हैं ही नहीं उनका वोट कौन डाल सकता है। अब या तो ये वोट पढ़ते ही नहीं थे, जो हम लोग कई बार कहते हैं कि भारत में मतदान प्रतिशत इतना लोग लाइन लगा लगा के वोट करते हैं, फिर भी 54, 55, 56, 60 बहुत हुआ तो 70% उसके ऊपर नहीं जाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कई लोगों का इसी तरह से मत होता है। मुझे लगता है कि ये 35 लाख वोट तो वही है, और अभी तो जब आप उसकी स्क्रूटनी करेंगे तो हो सकता है कि उसमें और बड़ी संख्या निकले। सवाल ये नहीं कि वोट कट रहा है, सवाल ये है कि जेन्युइनली कट रहा है क्या, तो कम से कम इन 3 पैमानों पर जेन्युइनली कट रहा है। उसके बाद भी अगर ऐसे वोट है तो वो कटने चाहिए, और जिसका जायज वोट है वो जुड़ना चाहिए। तो ये तो पूरे देश में होना चाहिए। ये बिल्कुल सही आपने कहा, और इसीलिए इसको लेकर इतना हल्ला भी हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है अपने वाले वोट रख लिए हैं, हमारे वाले वोट काट दिए हैं, और ये वाले आरोप बार बार आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जैसा मैंने कहा कि क्या वोटर इस बात को देखकर वोट डालेगा कि उसका नेतृत्व इस बार बिहार में कौन कर रहा है, या फिर वोटर लिस्ट और ये क्राइम ये ज्यादा बड़े मुद्दे हैं? क्या नेतृत्व का मुद्दा इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन जी? क्योंकि क्या नीतीश कुमार का वोटर, बीजेपी का वोटर, आरजेडी का वोटर नेतृत्व देखकर वोट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वो बीच का जो वोटर है, जो दोनों तरफ शिफ्ट भी होता है, शिफ्टिंग वोटर, वो किधर जा सकता है, उसके लिए नेतृत्व किसका इंपॉर्टेंट? हर्षवर्धन जी जल्दी से। नहीं, मुझे लगता है, और ये बिहार में लंबे समय से हो रहा है। देखिए, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस पार्टी भले भ्रम बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव को ही उस गठजोड़ में नेता के तौर पर देखा जाता है। अब अगर कांग्रेस के लोग अंदर खाने राष्ट्रीय जनता दल की सीटें कम कराने की कोशिश करें, जो कांग्रेस का एक अभियान है वो मिशन 90 का, जो न जानता हो अजय वर्मा जी यहां बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस का 90 सीटों का लड़ने का अभियान है, वो कोशिश भी कर रहे हैं, उसको उन्होंने चिन्हित भी किया। क्या उसके बार्गेन के लिए तेजस्वी यादव के सामने भ्रम फैला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी में कहें तो बहुत स्पष्ट है, 2020 वाली स्थिति नहीं है। 2025 में मेरा यह मानना है, उसको भले भाजपा के लोग स्वीकार न करें, जनता दल यूनाइटेड के लोग न स्वीकार करें, कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री होगा। और मेरा यह मानना है कि चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अगर आप रणनीतिक तौर पर देखें तो ये बेहतर स्थिति दिखती है। ये इसी से मैंने शुरुआत की थी। अब आपने इंपॉर्टेंट बात कह दी अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि आप अगर आपकी सीटें आ गई और जो सही नंबर अगर आपकी सीटों का आ गया तो आप बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां बनाएंगे। महाराष्ट्र में आप कर चुके हैं अजय आलोक जी। ये तो कोई भी राजनीतिक दल करेगा ना सर, इसको पर आप मान नहीं सकते। मैं लगातार बताया, नहीं, कहाँ खराब मान रहे हैं, बिल्कुल अब स्वतंत्र हैं लोग अपने विचार देने के लिए। लेकिन मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया 2000, 2020, 2023, उसके बावजूद भी आप लोगों को लगता है तो चलिए उस पर आर्ग्यूमेंट करके समय क्यों व्यर्थ करना है। चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उसके लिए चिराग जी मेजॉरिटी सीटें नहीं आई थी, मंत्री छोड़ के उप मुख्यमंत्री बनने आएंगे। ये राजनीतिक नहीं, ये राजनीतिक सोच हो सकती है कि केंद्र में केंद्रीय मंत्री छोड़ के राज्य में उप मुख्यमंत्री बनने आएंगे चिराग पासवान, ये सोच हो सकती है। सोच पे किसी के कोई रोक नहीं। हमारा तो स्पष्ट मानना है कि 2020 में जो विसंगतियां हुई थी, जो कि हर्षवर्धन जी जानते हैं कि जब चिराग अकेले लड़ गए थे तो एनडीए के 13%, 11.4% वोट एनडीए के वोट, जिसमें जेडीयू का ही वोट भी था, बीजेपी का ही वोट था, वो चिराग के साथ गया। चिराग के अपने 5% वोट जोड़ लीजिए, मतलब एनडीए के 8% वोट शिफ्ट हुए थे। ये 13% वोट को वापस जरा एनडीए में ऐड कर दीजिए, लड़ाई ही नहीं है। हम 225 कहते हैं 243 में, तो हम ऐसे ही नहीं कह रहे कि हमारे ही बहुत सारे डिसग्रंटल्ड वोटर्स जो थे, जिनको कोई किसी को जेडीयू का कैंडिडेट पसंद नहीं आया, कि इनको बीजेपी का कैंडिडेट पसंद नहीं आया, उन्होंने चिराग के पार्टी को वोट दिया। चिराग जीते एक सीट पे और 45 सीटें खराब हुई। और अब जब साथ में है सब कोई, पंच, पांचों उंगली पंच बन चुकी हैं, मुक्का बहुत कस के पड़ेगा। अच्छा भाई अजय वर्मा जी, कितनी सीटें मांग रहे हैं आप आरजेडी से? कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें मांगेगी? देखिए,
देखिए, हमारी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम छोटे भाई की भूमिका में या बड़े में रहें, और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएं, हमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। हम फूट डालो राजनीति नहीं करते कि फूट डालो और शासन करो, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये केवल नीतीश जी को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में करा कि पहले फाड़ कर दिया शिवसेना में, फिर सिंधे को हटा दिया, फिर दोबारा फडणवीस साहब आ गए। तो ये इनकी रणनीति है। इनका साथ नारा जो है सबका साथ सबका विकास, वो असली नहीं है। इनका नारा है सबका साथ बीजेपी का विकास और सबका विनाश। यही चाहते हैं और उसको ये डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अब के बिहार की जनता इनको नहीं वरदान देगी। यहाँ पर सीटें तो बताइए, आप कितनी सीटें मांग रहे हैं? अब तो चलिए, आप डिबेट के अंत तक आपने लाइन ले ली कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने लाइन तो ले ली कम से कम। अभी तो आप नाम नहीं लेना चाह रहे थे सीएम फेस का, हमारी लाइन थी, अब आपने ये लाइन ले ली, लेकिन सीटें कितनी मांग रहे हैं ये बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भाजपा, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं हमारे को एक मंत्री मिले ना, जितना लालू जी भीख में दे देंगे उतना लड़ लेंगे। ये जो महाजंगल राज चल रहा है, 67 से ज्यादा हत्या हो गई हैं, लोग पेपर लीक हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, हवाओं में पुल बन रहे हैं, ये जनता समझ नहीं। देखिए, अभी आप सीटों का भी नहीं बोल रहे। जब मैं कहूंगी कि कुछ भी मिल जाए तो ठीक है, फिर आप सीटें भी गिना देंगे मुझे थोड़ी देर बाद। क्या कुछ भी? वो कह रहे हैं कुछ भी मिल जाए। अभी तो आप उस स्थिति में ही नहीं है कि आप सीटें डिमांड करें। देखिए, और महाराष्ट्र पैटर्न बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ लोग जगह सीटें आप वोटिंग बढ़ा रहे हैं और यहाँ काट रहे हैं। चलिए, काट दीजिए, मरने वालों की काट दीजिए, डबल काट दीजिए, लेकिन इसका पक्ष का फायदा 20 साल। अच्छा ठीक है, मैं एक बार जल्दी से शादाब जी से पूछ रही हूँ। पिछली बार 5 आपकी, सीबीआई आपकी, इनकम टैक्स आपका, तो इसका फायदा 20 साल से आप ही तो ले रहे हैं। चलिए, नवल जी से पूछ लेती हूँ कितनी सीटें आपको दे रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 60 साल आपने इसका फायदा लिया है। महागठबंधन में यही फायदा ले रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर भी पप्पू यादव बोल रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, वो कह रहे हैं हमारी जिस तरह की हैसियत बिहार में है, हम उससे कम सीटें नहीं लेंगे। मुझे नहीं पता वो हैसियत कितनी है, लेकिन नवल जी आप बता दीजिए। सुजाता जी, देखिए, पहले तो आप कहते हैं कि हर्षवर्धन जी का जवाब अभी लेंगे आपसे, और वो समय कभी नहीं आता है। इतना अच्छा दे दीजिए भाई, दे दीजिए, आप दे दीजिए। मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। वो उन्होंने ज्यादा मत समझिए नवल जी, आप जवाब दे दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, अब जवाब देने का फायदा नहीं है। अब तो उनका खास समय चला गया, अच्छे दिन चलेगा, अब जवाब देकर क्या होगा उनको। मैं सिर्फ उनको बताना चाह रहा था कि हम अगर पिछड़ों की बात करें तो हमें वो जातिवादी कहते हैं, हम जातीय जनगणना की बात करें तो हमें जातिवादी कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एकाएक आकर कहते हैं, जबकि उस समय कोई उम्मीद भी नहीं था उस सवाल का, तब आकर कहते हैं जातीय जनगणना कराना होगा, तब वो नहीं कहता है कि आप प्रधानमंत्री जातिवादी हो गए। ये जो दोहरा चरित्र है मीडिया के कुछ लोगों का, वो हमें परेशान करता है, इसलिए हम बात करते हैं। अब दूसरी बात सर, ये मीडिया पर निशाने बनाने का ठेका लिया है क्या आपने? उसमें आप नहीं, भरी कॉन्फ्रेंस में भी आरोप लगा देते हैं, भरी कॉन्फ्रेंस में भी शब्दों का इस्तेमाल पर ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर भी आप वही कर रहे हैं। क्यों करते हैं? सॉफ्ट टारगेट लगता है आपको मीडिया? आप लोग के लिए नए टर्म्स कॉइन करते हैं भाई। हाँ, सॉफ्ट टारगेट लगता है, या लगता है कोई जवाब नहीं तो हम मीडिया पर ठीकरा फोड़ दें, मीडिया पर डाल दें तो बच लेंगे इस बहाने। सुन लीजिए, आप अत्याचार पे अत्याचार करते जाइए और हम वो भी नहीं करें। सर, अत्याचार करने वाला मंच नहीं देता है नवल जी, अत्याचार करने वाला मंच नहीं देता। मैंने तो खुला मंच आपको दिया है, तो ये आरोप मत लगाइए हम पर। बस सीधा यही कहना चाहती हूँ कि लड़ाई बहुत लंबी है, चुनावी लड़ाई है, उस पर ध्यान दीजिए, मीडिया से लड़ाई पर ध्यान मत दीजिए। मैं इतना ही कहूंगी आपसे, क्योंकि बिहार में चुनावी लड़ाई अभी आपको आपस में लड़नी है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय। बहुत बहुत धन्यवाद। असली स्वाद अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला।